ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखो, लास्ट इसमें अपन ने रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में देखा था, इजंट इट? वी टॉकिंग अबाउट, वी एक्चुअली सॉ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, रेडॉक्स इक्वेशंस किस तरह से बैलेंस किए जाते हैं, ठीक है, यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और उसके पहले अपन ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए अभी इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगी, ओके। एंड वी गोना बेसिकली गोइंग टू स्टोइकोमेट्री पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ये अपन देख रहे थे तो ये टाइट्रेशंस अगर करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब करते हैं अपन, तो उसमें किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शंस प्ले रोल, ओके, वो देख रहे थे अपन। ओके, अपन ने देखा था कि कितने टाइप के टाइट्रेशंस हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो टेस्ट सैंपल है अपना, वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, ओके। इट्स अ कंपाउंड और इट्स अ टाइप ऑफ स्पेसीज दैट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल Fe2+ है ना, तो इसको अपन इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू Fe3+। तो इसके लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन ये देख रहे थे कि दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, सीरियम सल्फेट या सीरियम कंपाउंड ले सकते हैं कोई, पोटेशियम परमैग्नेट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपन रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, ओके। सेकंड टाइप ऑफ टाइट्रेशंस रहेगा जिसमें सैंपल इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को, ठीक है। अपना जो अननोन सैंपल है वो ऑक्सीडाइज का मतलब ये रिड्यूस हो रहा है बेसिकली, इजंट इट? इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इस तरह के कंपाउंड में अपन रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे ऑक्जेलेट आयन हो गया, फेरस आयन हो गया, आर्सेनिस। तो इस तरह के कंपाउंड्स अपन यूज़ करते हैं, इनके साथ इनको टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट यू डूइंग इज, अगर अपने को कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको टाइट्रेट करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है उसको टाइट्रेट करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर रहे हैं, इजंट इट? और फिर होता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे आयोडोमेट्रिक और आइडिमेट्रिक ये दो टाइप के टाइट्रेशंस है। मैं एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा किस तरह से ये करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं अपन, आयोडीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आयोडीन लिबरेट करवा रहे बाय रिएक्टिंग एंड कंपाउंड विथ के आई के साथ रिएक्ट करेंगे अपन तो आयोडीन लिबरेट होगा। यहाँ पे आयोडीन का देखो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, और यहाँ पे ये 0 है, मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जो अपना अननोन कंपाउंड है दैट इज़ नथिंग बट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर जो आयोडीन जो लिबरेट हो रहा है उसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं एंड यहाँ पे अपने को एंड पॉइंट मिलेगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ओके, यू कैन सी दैट। सो दिस इज़ नथिंग बट रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले इसमें अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपना अननोन कंपाउंड है वो देख रहे हैं, ठीक है, उसको रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर आयोडीन को स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं और अपन ये डिटरमाइन करेंगे कि कितना आयोडीन लिबरेट हुआ था पहले वाले रिएक्शन में, ओके। लेट्स से दिस इज रिएक्शन 1। तो फर्स्ट रिएक्शन में कितना आयोडीन लिबरेट हुआ था, अपने को ये आयोडीन का क्वांटिटी पता चल गया तो अपन एक्स का क्वांटिटी पता कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं या कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनडायरेक्ट। इसी में एक डायरेक्ट टाइट्रेशन भी है, वो भी मैं तुमको दिखा दूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस अपन रेडॉक्स के लिए देख चुके हैं बेसिकली। सिर्फ अपन ने वी यूज बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट थ्रू आउट व्हेन वी डेल्ट विथ एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, इजंट इट? यहाँ पे अपन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ओके। यू कैन ऑल्सो यूज़ मोल कॉन्सेप्ट ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। द डिफरेंस इज़ दैट कि जब अपन मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो अपने को रिएक्शन पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और उसके बाद अपन मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करके आंसर निकालेंगे। जब अपन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिएक्शन तो तुमको एक स्केलेटल इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा बेसिकली टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है लिखने की, रिएक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन लिखना चाहिए बेसिकली। और उसको विदाउट बैलेंस किए अपन ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो कैसा करते हैं वो मैं तुमको, और ये तुम फिर अगर इस पर अगर तुमको जमता है कि ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अगर तुमको अच्छे से आ गया, समझ लो, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ भी जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट तुम थ्रू आउट केमिस्ट्री लगा सकते हो, किसी भी रिएक्शन में तुम फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, ओके। सो ऑब्वियसली वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन फर्स्ट इन ऑर्डर टू मेक स्टोइकोमेट्रिक कंप्यूटेशन यूजिंग मोल, ठीक है ना।
एंड बैलेंसिंग इक्वेशन इज डिफिकल्ट एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. अपन ने किया है, राइट. इट टेक्स नहीं कुछ तो 1 आध मिनट तो लग ही जाएगा बैलेंस करने में ठीक से. अगर इट डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन ऑल्सो. ईजिली बैलेंसेबल इक्वेशन है तो जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन लेट्स अज्यूम कि ऑन एन एवरेज यू टेक 1 मिनट टू बैलेंस द इक्वेशन, राइट. अगर ये स्टोइकोमेट्री वाला क्वेश्चन है तो उनको बैलेंस भी करना है, उसके बाद स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करके आंसर भी निकालना है. दैट बिकम्स लिटिल टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो अपने को क्या करना है, कोई बैलेंसिंग पार्ट नहीं करना है इसमें. दैट्स वाई वी यूज़ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. यहाँ पे समझ में आया क्या? दैट इज द रीजन वाई वी यूज़ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. ओके, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ करते हैं अपन बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे. अपन ने बैलेंस किए रेडॉक्स रिएक्शंस, बराबर है कि नहीं. अब जब अपन ने बैलेंस किए, हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया था. यू गाइस रिमेंबर दैट. मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, राइट, उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए गए. मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पकड़ो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं, इजंट इट. तो जैसे m बोल रहा हूँ मैं, m गिव्स यू m प्लस सम x इलेक्ट्रॉन माइनस. ठीक है, m x कर देते हैं इसको. तो ये x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं या यहाँ से लिबरेट हुए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में. इतने ही इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे इन द रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी इन द रिडक्शन रिएक्शन. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बैटरी, राइट. कन्वर्जन है, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लेने वाला भी चाहिए. अगर लेने वाला नहीं है तो इलेक्ट्रॉन दिए ही नहीं जाएंगे, isn't it? So the number of electrons transferred is always balanced on either end. दोनों एंड पे ये बैलेंस्ड होते हैं, जितने दिए उतने लिए. ऑलराइट, और यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. समझ में आया क्या? यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतने इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट ने दिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर लेता हूँ मैं ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी रिएक्शन. ध्यान में रखना, नॉट जस्ट दिस, एनी रिएक्शन. इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी बैलेंस्ड. क्लियर है क्या ये? इज दिस अंडरस्टूड? ओके, सो तुमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है बेसिकली व्हेन यू डू इक्विवेलेंट कैलकुलेशंस. ओके, वो ये कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ये भी अपन ने देखा. ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसा निकालते हैं, इसको अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं. ध्यान में रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. दैट इज बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, तो कितने इक्विवेलेंट, जैसे अपन बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स. समझ में आया ना, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई जैसे मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, पानी में डाल दिया, तो मेरे को मान लो कि ये 1 मोल है. ठीक है ना, दिस इज़ 1 मोल. तो मैग्नीशियम आयंस मिलेंगे मेरे को प्लस क्लोराइड आयन मिलेंगे. ठीक है, अब व्हाट आर द मोल्स स्पेसीज दैट वी गेट. अगर ये मैंने 1 मोल लिया है तो मेरे को मैग्नीशियम आयंस भी 1 मोल मिलेंगे, लेकिन क्लोराइड आयन कितने मिलेंगे, 2 मोल. इजंट इट? ये अपना मोल का मतलब हो गया है. ओके, वी आर काउंटिंग स्पेसीज. जब मोल देख रहे हैं अपन तो क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं स्पेसीज का. ठीक है, जब इक्विवेलेंट अपन कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर मैंने एक इक्विवेलेंट यहाँ पे डाला है, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट पानी में डाला है, तो मेरे को 1 इक्विवेलेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे प्लस 1 इक्विवेलेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे. समझ में आया क्या? ओके, इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट. ऑलराइट, सो इक्विवेलेंट जब अपन बोल रहे हैं, राइट, इट इज़ नथिंग बट 1 इक्विवेलेंट यू कैन से इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ पॉजिटिव और 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्जेस. इसको अपन बोलते हैं 1 इक्विवेलेंट. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी काउंट, इजंट इट? तो यहाँ पे यू कैन सी 1 इक्विवेलेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे. ओके, एंड देयर इज ऑल्सो यहाँ पे भी तुमको मतलब यहाँ पे यू कैन से 2 मोल पॉजिटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पे 2 मोल नेगेटिव चार्जेस है. इजंट इट? तो ये तो इक्वल है ना दोनों, राइट? लेकिन यहाँ से ऑब्वियस नहीं होता. यहाँ पे ऑब्वियस है कि इट्स वी हैव 1 इक्विवेलेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस. ओके, देयर इक्विवेलेंट्स आर इक्वल. इस तरह से अपन उसको बोलते हैं.
सो लेट्स से वांट टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट को मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी बोलता हूँ, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसको अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो भी है उसको अगर मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करूँगा, इट विल बिकम ग्राम इक्विवेलेंट, दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। तो जैसे मोल्स होते हैं, राइट, सो लेट्स से मोल्स, n इज़ बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह से कैलकुलेट करता हूँ मैं? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, बराबर है। इस तरह से अपन निकालते हैं तो अपने को क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स अपने को मिल रहा है, इजंट इट? अगर मेरे को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी डू इज वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ओके। n फैक्टर ये डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड, बेसिकली इट्स नॉट ऑलवेज सेम, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। इसेंशियली n फैक्टर हो सकता है, इट इज़ आइदर द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द आयन और अ कंपाउंड, और इट कुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दिए कितने, लिए कितने, उसको भी अपन n फैक्टर बोलते हैं, ओके। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वैलेंसी, बट इट्स नॉट एक्चुअली वैलेंसी, ठीक है। अगर चार्जेस की बात करो तो इट इज़ वैलेंसी, इज इट? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन अ कंपाउंड, इट्स अ वैलेंसी, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट रिएक्शन, रिएक्शन में एक आधे एलिमेंट का अगर n फैक्टर मेरे को निकालना है तो मेरे को देखो ये इलेक्ट्रॉन इसने कितने दिए या कितने लिए, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में बात कर रहे हैं अपन, सो दैट इज गोइंग टू बी द n फैक्टर, समझ में आता? तो इक्विवेलेंट वेट कैसा निकालते ये तुमको ध्यान में रखना है। जहाँ पे अपन मॉलिक्यूलर वेट रखते थे वहाँ पे अपन क्या रखेंगे? इक्विवेलेंट वेट रखेंगे, एंड व्हाट वी गेट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मैं इसका एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। पहले ध्यान रखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं यहाँ पे बिकॉज वी टॉक अबाउट रेडॉक्स, बट एनी कंपाउंड बेसिकली, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओके, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इट बिकम्स, है ना, अगर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं अपन, रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द एजेंट। समझ में आया क्या? कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए, ये अपने को देखना है, दैट गिव्स यू इक्विवेलेंट वेट, ओके। ये समझ में आया किस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालते। अब देखो किस तरह से अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ H2SO4, ठीक है, H2SO4 लेते हैं। सो लेट्स से कि मैंने फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये करता हूँ कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4, सिंपल रखते हैं अपन कैलकुलेशंस को, एडेड टू सॉल्यूशन, एडेड टू वाटर, टू 500 ml water. Obviously, ठीक है, 500 ml water. So basically अपन मोलैरिटी निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। इट डजंट रियली मैटर कि वॉल्यूम क्या लिया है, वी जस्ट वांट टू कैलकुलेट मोल्स कितने हैं और ये कितने हैं। अपन वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू मोलैरिटी ऑफ इट, ठीक है। सम वाटर में मैंने इसको ऐड किया है, 49 ग्राम H2SO4 सम अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड किया है, तो मैंने मोल्स कितने ऐड किए, इक्विवेलेंट्स कितने ऐड किए, इसको अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो राइट हैंड में अपन मोल्स लिखेंगे और लेफ्ट हैंड में इक्विवेलेंट्स लिखेंगे। दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ध्यान में रखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को ही क्या बोलते हैं अपन? ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे 49 ग्राम मैंने ऐड किया तो कितने मोल्स ऐड किए पानी में, राइट। सो n इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है? 49, ओके। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का? 98, मतलब कितने मोल्स ऐड किए? 0.5 मोल्स, ठीक है। अगर मेरे को इसके H+ आयन्स कैलकुलेट करने, कितने मोल्स ऑफ H+ आयन कैलकुलेट किए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 1 मोल ऑफ H+ आयन, ठीक है ना।
ये अज्यूम कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि H2SO4 कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है. ओके, अगर ये अज्यूम करते हैं अपन तो वी गेट नियर अबाउट 1 मोल ऑफ H प्लस आयन बेसिकली, क्योंकि 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 है. हर H2SO4 दो H प्लस आयन देगा एंड सो यू गेट 1 मोल ऑफ H प्लस आयन. ओके, ये चीज़ ध्यान में रखो. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब यूज़ करें अपन तो ये होता है, इसका कोई सिंबल नहीं है. ओके, सो दैट्स नंबर ऑफ, जैसे n दिया है ना मोल्स को, वैसे इसका कोई सिंबल नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इक्विवेलेंट्स ही लिखता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. ठीक है, ये हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, बराबर है, इक्विवेलेंट वेट. ओके, इक्विवेलेंट वेट को कैसा लिखते हैं अपन? इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. ठीक है, अब ये n फैक्टर ऊपर चले जाएगा, सो व्हाट वी गेट इज वेट टाइम्स n फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो बेसिकली वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया तुम्हारा? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, दैट इज ऑल्सो n. ओके, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स n फैक्टर. ओके, सो नंबर ऑफ equivalent is equal to number of moles times n factor. So this is equal to number of moles कितने? 0.5 times 0.5 times 2, isn't it? n factor H2SO4 का कितना है? 2, isn't it? And so as a result of that we get 1. So essentially number of gram equivalents कितने हैं इसमें? 1. या if you do the calculation, weight रखो यहाँ पे 49, yeah, divided by molecular weight 98 times 2. Okay, and you get the same answer basically. So what does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? Okay, number of gram equivalent is equal to 1. And what is the meaning of number of moles? 0.5. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पानी में 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 डाले. ठीक है, अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना ऐड किया मैंने पानी में? 0.5 मोल्स. और यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पानी में, ओके, सोल्यूशन में देर आर 1 मोल ऑफ पॉजिटिव और 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्जेस. समझ में आया क्या? देर इज़ 1 मोल ऑफ पॉजिटिव या 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्जेस. समझ में आया? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब अपन बात कर रहे हैं, वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपन्स आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट और आफ्टर द डिसोल्यूशन इज कंप्लीट, उसमें कितने चार्जेस डेवलप हो रहे हैं उसको अपन बात कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ चार्जेस. तो अपने को इससे काम है. समझ में आया क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से किसी भी रिएक्शन में जो भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रहेंगे दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल. तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल तुमको देता हूँ टू कंपेयर. ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन ही लेते हैं अपन. जैसे NaOH प्लस H2SO4 gives you Na2SO4 प्लस H2. ओके, और ये बैलेंस कर दिया अपन ने, डन, इजंट इट? ये बैलेंस कर दिया. अभी नाउ अगर मैंने ये बोल दिया है कि यहाँ पे मैंने 49 ग्राम H2SO4 लिया, ठीक है, तो हाउ मेनी ग्राम्स, ओके, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड? तो मैं मोल कॉन्सेप्ट से ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि 49 ग्राम बोले तो कितना हो गया ये मोल? ओके, 49 ग्राम बोले तो कितना हो गया? 0.5 मोल. ओके, और यही अपन कॉन्सेंट्रेशन लेके भी कर सकते हैं, बट फिलहाल अपन एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान में रखना. ऑलराइट, तो 0.5 मोल के लिए कितने लगेंगे? तो यहाँ पे 1 मोल के लिए 2 लग रहा है, तो 0.5 मोल के लिए कितना लगेगा? ये 1 मोल. तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 मोल. और 1 मोल का मास कितना हो गया? 40 ग्राम. इजंट इट? मतलब 49 ग्राम ऑफ H2SO4 अगर है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा. ओके, दिस इज बेसिकली यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ लुक व्हाट हैपन्स व्हेन यू यूज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. यहाँ पे वी अनबैलेंस द इक्वेशन. ओके, वी डोंट नीड अ बैलेंस्ड इक्वेशन, वी जस्ट नीड अ इक्वेशन, दैट्स इट. ठीक है, 49 ग्राम्स अपने यूज़ किया है. ओके, और व्हाट वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट कि इसमें कितने इक्विवेलेंट्स थे. जितने इक्विवेलेंट्स इसके हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स इसके रहेंगे. समझ में आएगा? दोनों के इक्विवेलेंट्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे. तो इसमें कितने इक्विवेलेंट्स है? वी डोंट इवन नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. ओके,
सो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, रिमेंबर इट वाज 1 इक्विवेलेंट, ओके 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये अपना आंसर आया था, ओके। एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। वेट लेते हैं अपन इसका वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ओके यहाँ से अपने को मिलता है आंसर। सो वेट कितना है 49, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट है 98 डिवाइडेड बाय वैलेंसी है इसकी 2 की, एंड फैक्टर इज वैलेंसी इन दिस पर्टिकुलर केस 2 की, तो ये आता है 49, तो आंसर आ रहा है 1, ओके। सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मतलब NaOH भी कितना रहेगा अपना 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रहेगा, इट हैज़ टू बी इक्वल, बराबर है। तो X कितने ग्राम्स हुए, जैसा अपन ने यहाँ पे क्या किए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए, है ना, यहाँ पे वैसे यहाँ पे अपने को वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर वेट निकालना है मेरे को किसी भी कंपाउंड का, अगर मेरे को उसके इक्विवेलेंट्स मालूम हो गए तो क्या करूँगा मैं, ये इसको इधर ला लूँगा। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स टाइम्स इक्विवेलेंट वेट। दूसरा होगा तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट को अपन मॉलिक्यूलर वेट के इसमें भी रख सकते हैं, तो वेट इज इक्वल टू, ओके ऐसा भी लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। समझ में आया क्या, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट, तो ये भी तुम ये ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि यू रिमेंबर दैट इक्वेशन, ठीक है। 2 इक्वेशन तुमको ध्यान में रखने वैसे देखा जाए तो, सो आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि ये तुम आसानी से कर सकते हो, ओके इसको निकाल देता हूँ मैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये एक फॉर्मूला। और दूसरा अगर मास निकालना है फ्रॉम ग्राम इक्विवेलेंट, अगर तुमको पता चल गया इक्विवेलेंट कितने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, तो वहाँ से वेट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट टाइम्स इक्विवेलेंट वेट, ये तुमको देगा मास इन ग्राम्स। समझ में आया, तो ये करते हैं अपन। दिस इज़ बेसिकली दिस, ओके ग्राम में दिया है तो अपने को ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। अगर मिलीग्राम में दिया है, कभी कभी कंपाउंड क्या होते हैं मिलीग्राम में दिए होते हैं मासेस, तो ये हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट, ओके मिली इक्विवेलेंट, आई थिंक दैट्स हाउ इट इज रिटन, मिली इक्विवेलेंट। समझ में आया क्या, सेम प्रिंसिपल अप्लाइड है यहाँ पे। जब तुम ग्राम इक्विवेलेंट के जगह मिलीग्राम या मिली इक्विवेलेंट यूज़ करोगे, ठीक है, तो तुमको जो आंसर मिलेगा वो मिलीग्राम में रहेगा, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। यूनिट ध्यान में रखना है, जब मिली इक्विवेलेंट यूज़ कर रहे हो तो आंसर मिलीग्राम में, या जब मिलीग्राम यूज़ कर रहे हो तो मिली इक्विवेलेंट, अदरवाइज ये सब ग्राम में ही होते हैं कैलकुलेशन। सो यू कैन जस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू ग्राम्स एंड यूज ग्राम्स, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ कंपाउंड NaOH कितना, x की वैल्यू कितनी ये निकालनी है अपने को। सो वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 1, ओके 1 ग्राम इक्विवेलेंट टाइम्स इक्विवेलेंट वेट कितना है NaOH का, ओके मॉलिक्यूलर वेट है 40, वैलेंसी कितनी है 1 की, तो ये हो जाएगा 40। सो वेट कितना आ रहा है 40 ग्राम, मतलब कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ये अगर मेरे को न्यूट्रलाइज करना है तो मेरे को 40 ग्राम ऑफ NaOH लगता है। इसके पहले भी अपन ने वही देखा था, 1 मोल ऑफ H2SO4 के लिए 1 मोल ऑफ NaOH लगता है, यहाँ पे भी अपने को वही मिल रहा है आंसर। सिर्फ यहाँ पे फ़ायदा क्या है, रिमेंबर वी डिडंट नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, बराबर है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यस ओके। तो ये तुम एक इक्वेशन के तौर पे भी तुम सेटअप कर सकते हो। देखो किस तरह से अपन सेटअप करेंगे इसका इक्वेशन के तौर पे। तो टू गिव यू अ फॉर्म ऑफ इट, ठीक है, टू गिव यू अ फॉर्म ऑफ इट, वी डोंट एक्चुअली यूज मासेस इन दिस रेडॉक्स टाइट्रेशंस, वी यूज कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। और जनरली मासेस अपन अभी यूज़ भी नहीं करेंगे, वी यूज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब you are given certain volume, okay, certain volume of H2SO4, okay, and certain concentration है, और इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका तुम कोई कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर सकते हो, जैसा टाइट्रेशन में यूज़ करते हो, कौन सा वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो, ओके मे बी 20-25 वॉल्यूम, और तुम देख सकते हो कि 25 वॉल्यूम के लिए ml के लिए कितना लगता है। सो यू कैन यूज़ m1v1 है ना इज इक्वल टू m2v2, इस तरह का तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम नहीं कर सकते m1v1 इक्वल टू m2v2, राइट, क्योंकि इनकी वैलेंसीज कैसी है, अलग है। हाँ, यू कैन यूज़ n1v1 इज इक्वल टू n2v2, बराबर है,
N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्योंकि N1 जब अपन यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मेलिटी जब अपन यूज़ कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली यूजिंग इक्वलेंट कॉन्सेप्ट। तो ये तुम ध्यान में रखना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ये हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। ये कब सही रहेगा, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में जो स्पेसीज है, ठीक है, उनकी वैलेंसी सही सेम है या उनका n फैक्टर सेम है, तभी ये अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है ये हमेशा अप्लीकेबल होता है, ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज अप्लीकेबल। समझ में आया क्या? अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी बार मोलैरिटी दी होती है, नॉर्मेलिटी नहीं, ओके। नॉर्मेलिटी दी है तो सीधा सीधा यूज़ कर लो, बात ख़त्म हो गया, ठीक है। नॉर्मेलिटी कैसा निकालते हैं, यू रिमेंबर, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी अपन कैसा निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। नाउ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जब अपन लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इजंट इट, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ओके, टाइम्स वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट अपन निकालते हैं, वेट इक्विवेलेंट वेट अपन निकालते हैं बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ओके, टाइम्स वॉल्यूम। एन फैक्टर को ऊपर ला लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स एन फैक्टर, एन फैक्टर मैंने ऊपर ले लिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, what is this, this is nothing but molarity, isn't it? So normality is equal to molarity times n factor, isn't it, n factor। तो वही अपन यहाँ पे लिखेंगे M1 V1 N1 is equal to M2 V2 N2। समझ में आया क्या? तो ये इक्वेशन टाइट्रेशंस में काम आते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अपने को वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशंस जनरली दिए होते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी के तौर पे दिए है, यू यूज़ N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। और अगर मोलैरिटी में दिए हैं कॉन्सेंट्रेशंस, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मोलैरिटी को तुम एन फैक्टर मतलब नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लो और फिर N1V1 यूज़ करो, या फिर डायरेक्ट ये यूज़ करो, M1V1 N1 इज इक्वल टू M2V2 N2, ठीक है, ये यूज़ करना है। व्हाट इज़ N1? N1 क्या होता है, ध्यान में रखना, N1 ये होता है तुम्हारा N फैक्टर। समझ में आया क्या, N फैक्टर, या इसी का एक वेरिएशन है, इसी इक्वेशन का एक अलग से वेरिएशन है। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ा है, अगर कॉन्सेंट्रेशंस दे दिए हैं तो यू यूज़ M1V1 इक्वल N1 इज इक्वल टू M2V2 N2, ठीक है। अगर कहीं पे तुमको इक्वेशन बैलेंस करने की नौबत आ गई फॉर वट एवर रीज़न, ठीक है, और ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे अपन, तो उस केस में यू स्लाइटली डिफरेंट इक्वेशन, इसी में जब अगर इक्वेशन तुमने बैलेंस किए तो ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये भी देखो कर सकते हैं, तो उसका इक्वेशन मैं तुमको लिख के दे देता हूँ। इट इज़ बेसिकली सिंपल थिंग, इट्स नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। M1V1 बाय N1, ठीक है, इक्वल टू M2V2 बाय N2। देखो होता क्या है कि कुछ बुक में ये वाला इक्वेशन दिया, लेट्स कॉल दिस एज A, और कुछ बुक में ये B वाला इक्वेशन दिया था, लेट्स कॉल दिस एज B, ठीक है। व्हेन यू प्रैक्टिस यू गेट दीज टू इक्वेशंस, ऑलराइट। यहाँ पे n का मतलब अलग है, यहाँ पे n का मतलब अलग है। यहाँ पे जब n यूज़ कर रहे हैं अपन, दैट इज़ n फैक्टर। जो कंपाउंड है, जो स्पेसीज़ है, राइट, जैसे यहाँ पे NaOH का n फैक्टर 1 है और यहाँ पे H2SO4 का n फैक्टर 2 है, ठीक है। यहाँ पे जब अपन यूज़ कर रहे हैं डिवाइड में, ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज़ एक्चुअली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में, ये जो n है वो ये हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू फॉर NaOH के लिए 1 है और H2SO4 के लिए 2 है, करेक्ट है या? लेकिन यहाँ पे हम बैलेंस्ड इक्वेशन देख रहे हैं, बैलेंस कर लिया इक्वेशन, है ना। NaOH के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी,
2 और यहाँ पे आ रही है 1। मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हो क्या रहा है, n क्रॉस हो गए, है ना, क्रॉस ओवर हो गए n। तो इसके वजह से ये दो इक्वेशन है, समझ में आया क्या, राइट। तो ये इक्वेशन अपन यूज़ करेंगे बेसिकली व्हेन वी डोंट हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन, वी डोंट नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, और अपने को कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है, और n अपने को मालूम है, n बोले तो n फैक्टर अपने को मालूम है। तो उस केस में अपन ये a वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। b वाला इक्वेशन कब यूज़ करेंगे, व्हेन वी हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, इक्वेशन दे दिया है, मान लो आसानी से बैलेंस किया जा सकता है, कर लो फटाक से, तो m1 v1 बाय n1 ये तुम यूज़ कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि n फैक्टर इतना क्लियर नहीं होता, उसके लिए तुमको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। यू डोंट एग्जैक्टली नो n फैक्टर इन सम केसेस, राइट अवे मालूम नहीं पड़ता, ठीक है। उसके लिए एटलीस्ट तुमको इक्वेशन तो देखना ही पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि रेडॉक्स कितने रिएक्शन का हो रहा है, ओके, लेन देन कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, वो तुमको देखना पड़ता है। उसके लिए बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अब तुमने बैलेंस कर ही लिया है तो यू कैन यूज़ दैट इक्वेशन। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट। मोस्ट पीपल विल फाइंड मल्टीप्लीकेशन ईजियर दैन डिवीजन, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर कैंसलेशन हो रहा है, आंसर आसानी से, यू कैन यूज व्हाटएवर। सो आई थिंक बट दोनों इक्वेशन बहुत आसान है। इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ एनी ऑफ दिस इक्वेशन, शुड बी ओके। सिर्फ ध्यान में रखो कि ये जब यूज़ कर रहे हैं ए वाला, तो उसमें अपन n फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n फैक्टर, डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। ऑलराइट, सो सबसे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स अपन देख रहे हैं यहाँ पे। पहला है MnO4 माइनस, मतलब KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। दिस इज एक्चुअली पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का ये सॉलिड होता है, और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो पर्पल लिक्विड मिलता है, बेसिकली पर्पल सॉल्यूशन। सॉलिड के तौर पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्लैकिश, पर डार्क पर्पल होता है तो थोड़ा सा ब्लैकिश, मतलब उस तरह का कलर दिखता है। मेटालिक लस्टर टाइप में भी होता है, इसमें थोड़ा सा मेटालिक लस्टर होता है, बट इट्स बेसिकली अ सॉलिड, ठीक है। इसका जो एक्शन है, ओके, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन स्ट्रॉन्ग मीडियम, ठीक है। ध्यान में रखना, दिस हैज़ अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7, इजंट इट, +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज का +7, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ ही होगा, इट विल ऑलवेज डिक्रीज, इजंट इट। और उसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। So that's why it is a oxidizing agent, but it's a strong oxidizing agent because it is at a very high oxidation state. It's kind of like a downhill for it, बराबर है, हाई से लो पे जाने का, हाई ऑक्सीडेशन से लो पे जाने का। इट्स वेरी इजीली इट कैन डू दैट बिकॉज इट हैज़ +2 +4, ये ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इसके। सो इट गोज टू दोज ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिडिक मीडियम में देखो क्या होता है, ठीक है। इट कैन डू दिस इन बोथ एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, सो दैट इज़ द हाफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, ध्यान में रखना, ओके। अल्कलाइन में अलग रिएक्शन रहेगा, एसिडिक में अलग है। इवन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन देयर इज़ अ डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। जब अपन डी ब्लॉक देखेंगे, डी ब्लॉक की जब स्टडी करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट अपने को है, ठीक है, उसके रिएक्शंस भी है, वो कौन से मीडियम में किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके काम करता है ये भी है, ठीक है। काफ़ी सारे रिएक्शंस के MnO4 के हैं, आसान है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, ठीक है। इट इज़ इन अ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या जाएगा, एसिडिक स्टेट में ये +2 में चले जाता है, समझ में आया क्या। सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम +7 टू +2, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो +7 से +2 में जाना तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको खाने पड़ेंगे, isn't it? So as a result of that, इसका जो n फैक्टर है वो क्या रहेगा, 5, isn't it? n फैक्टर कितना है इसका, 5, ओके। समझ में आ गया ये एसिडिक मीडियम में इसका 5 ध्यान में रखना है, ओके। दैट इज़ द रिएक्शन, दैट इज़ द हाफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। इट गोज़ फ्रॉम, यही तुमको ध्यान में रखना है, इट गोज़ फ्रॉम
MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन से Mn2 प्लस में ये जाता है. ओके, उसमें इसको 5 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, दैट्स वाई n फैक्टर इज 5. इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालते हैं अपन तो इक्विवेलेंट वेट होता है 31.6. दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4. समझे, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर आता है 31.6. इसका मोलिकुलर वेट है 158. ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में इसका जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज 31.6. अगर याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं. तुमको इसका मोलर मास दिया रहेगा, 5 से डिवाइड कर लो, तुमको आंसर मिलेगा. ठीक है, सो 31.6 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. दूसरा होता है KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम. अल्कलाइन मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये जाता है फ्रॉम MnO4 माइनस पर मैग्नेट से MnO2 में जाता है. इट इज़ गोइंग फ्रॉम +7 टू +4. उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, दैट्स वाई n फैक्टर क्या होता है इसका 3 का होता है इन अल्कलाइन मीडियम. ओके, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा फिर 158 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट आता है 52.6. समझ में आया ना. सो एसिडिक मीडियम में कितना आ रहा है इसका 31.6. ओके, और अल्कलाइन में 52.6. समझ में आया क्या. ये दो तुमको ध्यान में रखने, अगर ध्यान में रख सकते हो अच्छी बात है, अदरवाइज ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा तुमको. ऑलराइट, सो मेक श्योर कि यू रिमेंबर इन अल्कलाइन मीडियम इट गोज टू MnO2 एंड एसिडिक मीडियम इट गोज टू Mn2 प्लस. ओके, नेक्स्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. दैट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो इसका आयन होता है डाइक्रोमेट आयन बेसिकली, और ये भी एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन दोनों मीडियम में इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 का. तो दोनों कंडीशन में एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम में ये +3 में जाता है. ओके, सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम +6 टू +3 इन बोथ केसेस. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो क्रोमियम 2 है. ठीक है ना. सो यानी बैलेंस द इक्वेशन इसी तरह से बैलेंस करते हैं ना अपन. ओके, दिस इज बेसिकली रिडक्शन. ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स का है रिडक्शन 3 इलेक्ट्रॉन्स का. कितने एलिमेंट्स है 2 क्रोमियम है, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो 6 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है टोटल. समझ में आया. और सेम थिंग गोज इन अल्कलाइन मीडियम एज वेल. ओके, n फैक्टर जो रहता है इसका फिर 6 हो जाएगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 294 डिवाइडेड बाय 6. इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 49. सो 49 इज द इक्विवेलेंट वेट विच इज यू कैन रिमेंबर इट इज एज सेम एज H2SO4. H2SO4 का भी 49 आता है इक्विवेलेंट वेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी आता है. ओके, सेम 49. समझ में आया क्या. सो दिस इज़ बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये आसान है याद रखना. ठीक है, पर एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो पूरा कंपाउंड जो है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ये 6 इलेक्ट्रॉन्स खाए जा रहा है. ओके, दैट्स व्हाई द इक्विवेलेंट वेट इज 49. ओके, यह है पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O4. ओके, ये अपन यूज़ करते हैं, इट्स नॉट वेरी कॉमन एक्चुअली. डाइक्रोमेट ज़्यादा यूज़ करते हो ऑब्वियसली. क्रोमेट भी यूज़ करते हैं बेसिकली. इट्स ओनली इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में अगेन इट गोज़ टू +3. इसका जो देखो इसमें एक ही क्रोमियम है, इसके वजह से इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हो रहा है. ओके, +3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए इसका n फैक्टर इज़ 3 एंड देयरफॉर द इक्विवेलेंट वेट इज़ 64.6. ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट. इसमें अपन सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं. सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, इसको अपन हाइपो सोल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है, प्यार का नाम है, इसका घर का नाम है बेसिकली हाइपो सोल्यूशन. अंडरस्टूड. देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये है Na2S2O3. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू Na2S4O6. समझ में आया. ओके, तो S2O3 2 माइनस S4O6 2 माइनस. या अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ, निकाल लो क्योंकि आगे काम आना ही है बेसिकली.
तो ये हो जाएगा 2x, ओके, प्लस सॉरी 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये आंसर क्या आता है इसका, ये गया उधर तो ये जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज +2, तो आंसर आता है इसका +2, इजंट इट। सो ये हो जाएगा +2। यहाँ पे कितना आएगा, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू -2, ओके। और इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, ये 10 डिवाइडेड बाई 4, ओके। ध्यान से देखो, 4x, ओके, -2 + 12, -2 + 12 कितना होता है, 10, मतलब 4x इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कितना आता है 2.5, ओके, 2.5। तो ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर नहीं बताया रहता तो कन्फ्यूजन है। दिस इज एक्चुअली 2.5, समझ में आ रहा है। नाउ दिस इज पर सल्फर, ओके, पर सल्फर ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, 0.5 इलेक्ट्रॉन, 4 सल्फर है, इजंट इट। सो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ओके। सो पर 2 मोल्स वी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो रहे, प्रोड्यूस हो रहे, ट्रांसफ़र हो रहे बेसिकली। तो एक मॉलिक्यूल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। इसेंशियली इसका n फैक्टर, सोडियम था सल्फेट का, मतलब Na2S2O3, इसका जो n फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या। नेक्स्ट जो है Cu2S, ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको अपने को रिएक्ट करना पड़ता है विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, उसके साथ अपने को रिएक्ट करना पड़ता है। इसमें कॉपर प्लस आयन जो है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+, और S2- है, ये हो जाता है SO2 में, ओके। दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कॉपर भी और सल्फर भी दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इसेंशियली, ठीक है। Cu2S में देखो कॉपर 2 है बेसिकली, या तो यहाँ पे +1 से +2 में जा रहा है बेसिकली, तो यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कॉपर, और सल्फर में अगर देखा जाए तो इट गोइंग फ्रॉम -2 टू +4, ओके। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 और 2 8 बेसिकली। तो कॉपर Cu2S का जो इक्वलेंट वेट रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू देयर, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन, या। नेक्स्ट होता है आयरन ऑक्सैलेट। ये बेसिकली जैसा Cu2S है उसी तरह से ये बिहेव करता है। इसमें Fe जो है वो Fe3+ में चले जाएगा, और ऑक्सैलेट आयन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया क्या। Fe2+ Fe3+ में ऑक्सैलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ओके। और अगर इसका पूरा रिएक्शन लिखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑलराइट, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे बेसिकली, या। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका जो n फैक्टर है दैट इज़ गोइंग टू बी 3, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास 144 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आता है आयरन ऑक्सैलेट का, ध्यान में रखना, इट्स 48, ठीक है। तो अपन काफ़ी सारे जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ओके, विदाउट एक्चुअली बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो that's why we are looking at equivalent weight of each of these chemical, okay. In solution वॉल्यूम V और नॉर्मेलिटी अगर n दी है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं अपन by multiplying volume and normality. Now n times V gives you number of gram equivalent. समझ में आया, okay. We can also talk about milli equivalent. ध्यान में रखना, milli equivalent मैं तुमको बताया है, okay. 1000 of a equivalent basically, so it becomes milli equivalent, okay. छोटी क्वांटिटीज़ जब होती है तो उसमें अपन milli equivalent यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट इज सेम, यहाँ पे ग्राम में आंसर मिलेगा, यहाँ पे मिलीग्राम में आंसर मिलेगा तुमको, या, बट इट्स इसेंशियली द सेम थिंग। नेक्स्ट जो बीट अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस, ठीक है।
तो पहला जो टाइट्रेशन है दैट इज़ अ टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे अपन कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सिर्फ थियोरी देख रहे हैं, ठीक है। कैसा होता है पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन, कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसके न्यूमेरिकल्स अपन आगे करेंगे। ऑलराइट, सो KMnO4 इज़ अ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट इज़ अ पर्पल इन कलर। इसको अपन ब्यूरेट में फिल करते हैं, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको क्या कर रहे हैं अपन, ब्यूरेट में फिल कर, पूरी ब्यूरेट जो है वो पर्पल दिखेगी तुमको। और यहाँ पे अपना कोई कंपाउंड रहेगा, ठीक है, कोई कंपाउंड है जिसके साथ अपने को इसको टाइट्रेट करने का है। यहाँ पे कोई लिया हुआ है बेसिकली आयरन 2 सॉल्ट लिया है, तो ये आयरन +2 है, ये आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पे लिया हुआ है। एनीवे वी कैन टेक व्हाट एवर वी वांट, उसको अपने को जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसको नीचे ले लिया, और जो टाइट्रेंट है अपना जो एनालाइट है, जिसको अपन एनालाइट बोलते हैं, ये एनालाइट जो है वो ब्यूरेट में ले लिया अपन ने, और उसको अपन ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ड्रॉप वाइज अपन ऐड करेंगे। अब मान लो कि नीचे में वाटर है, ये नहीं है, जस्ट वाटर है, ठीक है ना, जस्ट वाटर है नीचे में, और उसमें अगर मैंने KMnO4 डाला तो क्या होगा, ओके, मान लो 1-2 ड्रॉप इसमें डाल दिए मैंने, ठीक है ना, 1-2 ड्रॉप यहाँ पे डाल दिए, तो ये इज़न्ट इट कि ये पूरा सोल्यूशन पर्पल हो जाएगा, लाइट पर्पल दिखेगा ना अपने को, कुछ भी नहीं हो रहा है, रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग बिकॉज इट्स जस्ट अ वाटर इन देयर, नो रिएक्शन इज हैपनिंग, इट्स जस्ट गोइंग टू बी पर्पल सोल्यूशन, इजंट इट। सो दैट्स बेसिकली पर्पल सोल्यूशन। बट अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है आसानी से, जैसे Fe2+ ले लिया मैंने, है ना, अब मैं इसमें जैसे ये KMnO4 डालूंगा वो क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, ठीक है, और जो MnO4- है वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, इजंट इट, एसिडिक सोल्यूशन है तो ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पर्पल कलर था इसका वो डीकलराइज हो जाएगा, यू कैन सी दैट, ठीक है, डीकलराइज हो जाएगा, इट विल डीकलराइज। बट कब तक डीकलराइज होते रहेगा, जब तक उसमें ये कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, ओके जब तक उसमें Fe2+ आयन है तब तक ये पर्पल सोल्यूशन में ऐड करते रहूँगा, ये डीकलराइज होते रहेगा, ठीक है। जब ये पूरा ख़त्म हो गया Fe2+, अब जब मैं इसमें ऐड करूँगा, ये जो सोल्यूशन है ऐड करूँगा, तब ये पर्पल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है तुमको, हल्का सा फेंट आई गेस, ओके, पर्पल हो जाएगा। जैसे ये पर्पल दिखेगा मेरे को, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से Fe2+ ख़त्म हो गया है, मतलब टाइट्रेशन ख़त्म हो गया, अपना एंड पॉइंट आ गया है, इट बिकम्स पिंक, क्योंकि पर्पल सोल्यूशन अगर बहुत डाइल्यूट अगर है तो यह कैसा दिखेगा, पिंक। समझ में आया क्या? ऑलराइट, क्या मैंने इसमें कोई इंडिकेटर ऐड किया? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है इंडिकेटर ऐड करने की, इजंट इट, क्योंकि जब तक इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके कोई कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसी को अपन रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, तब तक ये सॉल्यूशन जो है पर्पल सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड करते जा रहे हैं, वो डीकलराइज होते जा रहे हैं। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ख़त्म हो गया, वैसे ही नेक्स्ट ड्रॉप ऐड करता हूँ तो पर्पल कलर रिटेन होगा एंड दिस विल अपीयर पिंक। That's why no indicator is required. You can see the color change at the end point. इसको अपन बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर। सो KMnO4 में कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। इसका रिएक्शन Fe के साथ ये रहेगा बेसिकली, जब तक टाइट्रेशन चलते रहेगा तब तक ये रिएक्शन रहेगा, जब तक Fe सॉल्यूशन में बचा हुआ है तब तक Mn मैग्नेट आयन जो पर्पल कलर का है, राइट, इट इज़ द कलर ऑफ द मैग्नेट। पोटेशियम तो कुछ नहीं कर रहा है, जैसे KMnO4 अपन लिखते हैं, राइट, बोलते हैं कि KMnO4, पोटेशियम कुछ नहीं कर रहा है, इट्स अ काउंटर आयन, ठीक है, फॉर द स्टेबिलिटी। इट जस्ट मैग्नेट आयन इट सेल्फ इज़ अ पर्पल कलर्ड सोल्यूशन, और पर्पल कलर्ड क्रिस्टल, और सोल्यूशन देगा मेरे को पर्पल कलर का, और ये कन्वर्ट होते जा रहा है Mn2+ में, विच इज़ कलरलेस, ठीक है। तो ये चलते रहेगा बेसिकली जब तक Fe प्रेजेंट है, ओके, और फिर अपने को एंड पॉइंट मिलेगा, ओके। प्रॉब्लम क्या है, इट डिकम्पोज अंडर लाइट, तो इसको तुम ऐसा स्टोर करके नहीं रख सकते, इट बिकम्स बेसिकली ब्राउनिश आफ्टर सम टाइम, सो इसको तुम स्टोर करके नहीं रख सकते, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है।
अगर थोड़ा बहुत भी कंटेमिनेशन है सॉल्यूशन में तो ये MnO2 बना देता है बेसिकली, ठीक है। और ये MnO2 फिर से जो रिएक्शन है इसका डिकम्पोजिशन वो कैटालाइज करता है। सो MnO2 एक्चुअली एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4। समझ में आया ना? सो दैट्स वाई देयर शुड नॉट बी एनी कंटेमिनेशन, ओके, जिसके वजह से किसी तरह का MnO2 ना। जनरली इसको फ्रेशली क्लीन्ड फ्लास्क में बनाते हैं, जस्ट फ्रेश सॉल्यूशन बना के इसको यूज़ करते हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू मेक बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाई सोलिबिलिटी इन वाटर। पानी में डालते ही डिजॉल्व हो जाता है, ओके, बिकॉज इट्स पोलर एंड दैट्स द रीजन वाई। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझ में आना? ऑलराइट, हियर इज एन एग्जाम्पल to show how to do the calculations based upon this is a simple problem, alright। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर तुम रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ लिख लेते हो तो भी तुमको आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.125 मोलर KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.025, ऑलराइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे M1 तुमको दिया है इसका KMnO4 का, ओके। पूछा है हाउ मेनी मिलीलीटर, मतलब V1 पूछा है अपने को, ठीक है। V2 तुमको दिया है, M2 तुमको दिया है, ठीक है ना, मोलरिटी दी है। हमारा जो इक्वेशन है, ओके, अब वो दो तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो, ओके। वी कैन यूज़ M1 V1 N1। यहाँ पे N1 जो यूज़ कर रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी N फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू M2 V2 N2, ठीक है। सो N1 और N2 दीज आर बेसिकली N फैक्टर, ओके। अब एग्जैक्टली N फैक्टर अपने को मालूम नहीं होता है, इजंट इट? इसलिए इट इज़ बेटर टू राइट एन इक्वेशन। सो अपन लिखेंगे MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स यू Mn, एसिडिक कंडीशन में है, Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस, ठीक है। बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे को N फैक्टर आसानी से मिल जाता है। दिस इज़ +7 एंड दिस इज़ +2। तो मैग्नीज का N फैक्टर क्या हो गया, मतलब N1 क्या हो गया तुम्हारा 5 का, ओके। और आयरन का जो N2 है दैट इज़ 1, ओके। यहाँ पे रख लो, इस इक्वेशन में कैलकुलेट करो। अगर किसी वजह से तुमको बैलेंस करने की नौबत आ गई, ठीक है, बैलेंस करते हो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ओके। तो उस केस में मतलब ये इक्वेशन दोनों से अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ओके। तुम देख लेना कैलकुलेट करके। M1 कितना है इसका, अपने को V1 निकालना है ना, V1 निकालना है तो M2 V2 N2 डिवाइडेड बाय M1 एंड V1, ठीक है। तो ये हो जाता है M2 कितना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओके। V1 इज इक्वल टू, ये हो जाए M2 इज़ 0.25, करेक्ट है। V2 इज़ 25, ठीक है। और ये आ रहा है N2 आयरन का 1 है, डिवाइडेड बाय M1 कितना है इसका 0.125 टाइम्स V1, सॉरी V1 कहाँ से, N1 आना चाहिए यहाँ पे, ओके। N1 इसका 5 है, ओके। एंड यू सॉल्व दैट, यू गेट द वॉल्यूम। अगर मैंने बैलेंस कर लिया है तो वी कैन यूज़ M1 V1 बाय N1 इज इक्वल टू M2 V2 बाय N2, ठीक है। तो इस केस में जो लिखेंगे अपन V1 के लिए, ठीक है, वो क्या रहेगा, V1 के लिए लिखना है और ये बाकी सारे टर्म्स इधर ला लिए, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू M2 V2 N2 टाइम्स N1 बाय V1, ठीक है। काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाती है, तो अगर तुम ध्यान से करोगे तो बिकम्स वेरी इजी। M2 लिख लो 0.25 टाइम्स V2 है 25, ओके, डिवाइडेड बाय N2। N2 इसका होता है 1, इजंट इट, टाइम्स, नहीं सॉरी V2, सॉरी। अब यहाँ पे देखो N2 क्या यूज़ करेंगे अपन, N2 इज़ बेसिकली फॉर आयरन ना, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट आ रहा है वही यूज़ कर रहे हैं 5 टाइम्स N1। अगेन यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट कितना है 1 डिवाइडेड बाय
V1 फिर से लिखा गया मैंने, ओके M1। सो M1 इसका आ रहा है मोलैरिटी 0.125। देखो दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है? यस, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है ना? ये समझ में आया क्या? यू कैन यूज दिस इक्वेशन और यू कैन यूज दिस इक्वेशन। जस्ट बी केयरफुल कि n का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। अंडरस्टूड है? सो बेसिकली वी यूज दैट। यहाँ पे अपन ने ये वाला इक्वेशन यूज किया है एंड यू सॉल्व इट, या, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, एंड अगर करते अपन ठीक से इसको तो आसानी से आ भी जाता है, बिकॉज ईजी टू डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है K2Cr2O7। इसके साथ टाइट्रेशन अपन कैसा करते हैं? ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको अपन एसिडिफाइड कंडीशन में ही यूज़ करते हैं, ओनली इन एसिडिफाइड कंडीशन। एसिडिक KMnO4 यूज़ करते हैं अपन, बिकॉज एसिडिक KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इट्स वीकर देन KMnO4, या इसका एक्शन जो है वो KMnO4 से थोड़ा कम है। ओके, it does not act as a self indicator। समझ में आया क्या? It does not act as a self indicator। KMnO4 self indicator है, K2Cr2O7 potassium dichromate is not a self indicator। ठीक है, it is orange in color, acidic, I think acidic solution is orange, yellow orange color का होता है बेसिकली, बट ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज, कलर चेंज अपने को नहीं दिखता एट द एंड पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ इंडिकेटर इन दिस टाइट्रेशन। ओके, तो इसमें अपन एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, सच एज डाइफिनिलामीन एंड एन-फिनिल एंथ्रानेलिक एसिड। ठीक है, दो में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जनरली डाइफिनिलामीन ये किया जाता है, डाइफिनिलामीन इज़ मोर कॉमन। डाइफिनिल अमीन बेसिकली मतलब अमीन है, ओके, एंड एच, एंड यहाँ पे बेंजीन रिंग लगे हुए हैं दो, ओके, डाइफिनिलामीन। सो दैट इज़ बेसिकली डाइफिनिलामीन। इसको अपन यूज़ करते हैं बिकॉज इट गिव्स इंटेंस ब्लू कलर एट द एंड पॉइंट। ठीक है, उसका एक अलग रिएक्शन होता है एंड पॉइंट पे, एंड सो यू गेट इंटेंस ब्लू कलर एट द एंड पॉइंट। ठीक है, यू गेट लाइक, सो यहाँ पे कलर चेंज क्या हो रहा है, इट इज़ कैन लाइक ऑरेंज येलो कलर एट द बिगिनिंग, और जब एंड पॉइंट आएगा तो अपने को जो कलर है दैट विल बी ब्लू कलर, तो अपना एंड पॉइंट अपन आ गया, मतलब रुक जाएंगे, टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली K2Cr2O7। इसका ये रिएक्शन है बेसिकली। ओके, ये जा रहा है फ्रॉम +6 to +3। रिमेंबर इसका इक्वलेंट बोल रहा है, एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर इज इक्वल टू 6, ध्यान में रखना। या अगर तुम इसका इक्वलेंट वेट भी ध्यान में रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू। नेक्स्ट होता है टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग आयोडीन। आयोडीन में इट गोज़ फ्रॉम 0 to -1। ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, रिमेंबर। ऑलराइट, इसमें दो टाइप के टाइट्रेशंस होते हैं, आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट टाइट्रेशन एंड दिस इज इनडायरेक्ट। रिमेंबर इनडायरेक्ट की बात अपन ने किया था पहले, ठीक, रिमेंबर इनडायरेक्ट की बात की थी अपन ने थोड़ी देर पहले, तो वो होता है आयोडोमेट्री। ठीक है ना, आयोडोमेट्री इज ए इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, आयोडीमेट्री इज डायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, ऑलराइट, तो इसमें अपन क्या करते हैं, आयोडीमेट्री में एक स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं जिसको डायरेक्टली टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिमेंबर यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, इजंट इट? सो अपने को रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, एंड दैट इज़ अवर अननोन। समझ में आया क्या? रिड्यूसिंग एजेंट इज़ द अननोन कंपाउंड। तो स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे जनरली जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट है, ओके, या हाइपोसॉल्ट है, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं, राइट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। या एंड इसके टाइट्रेशन में जनरली फिर आयोडीन को यूज़ किया जाए। सो आयोडीन कैन बी यूज फॉर टाइट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सोडियम थायोसल्फेट अपन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड
या रिमेंबर 2 से 2.5 में जा रहा है ना सल्फर. सो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसका स्ट्रक्चर के वजह से ध्यान में रखना. इट्स नॉट कि ऐसा हो रहा है, बट इफ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्ट 2.5 आ रहा है क्योंकि इट हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. मैं दिखाऊंगा आगे इसका स्ट्रक्चर तुमको. सो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 2.5 इसका. इसका मतलब क्या हो गया, 2 3 के हो गए और 2 2 के हो गए, तो एवरेज निकालेंगे तो 2.5 आएगा. ऑलराइट. सो ये हाइपोसॉल्ट के ट्राइट्रेशन के साथ अपन आयोडीन को यूज़ कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था ये कि व्हाई डू वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन सॉल्यूशन. वो इसलिए क्योंकि I2 इज़ नॉन पोलर. बराबर है, नॉन पोलर है ना आयोडीन, या ये पानी में ठीक से डिज़ोल्व नहीं होता. इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको I2 पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड उसमें डालते हैं. जब Ki अपन डालते हैं तो व्हाट वी गेट इज़ Ki3. ओके, ये आयन मिलता है अपने को, एंड दिस इज़ एक्चुअली सॉल्युबल. तो आयोडीन को डिज़ोल्व करवाने के लिए अपन पोटेशियम आयोडाइड इसमें डालते हैं. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं Ki3 देखा जाऊँ तो ये मिलेगा अपने को K प्लस प्लस I3 माइनस. समझ में आया ना, वी गेट दैट. ओके, I3 माइनस, और इसका अपन ने स्ट्रक्चर देखा है इन केमिकल बॉन्डिंग. यू गाइस रिमेंबर दैट. ओके, दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस जहाँ पे अपन आयोडीन को यूज़ कर सकते हैं. या जैसे H2SO4 के टाइट्रेशन में H2SO3 हो गया, SN2+ हो गया. ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, आयोडीन रिड्यूस हो रहा है इन सब में. ओके, दीज आर जस्ट रिएक्शंस. बेसिकली यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस रिएक्शंस, जस्ट नो कि दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग. और नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विच इज़ आयोडोमेट्री. आयोडोमेट्री में ठीक है, सो वी हैव इसमें क्या करते हैं कि वी नोन क्वांटिटी ऑफ आयोडाइड आयन है. ठीक है, उसको अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर 2+ आयन है. ठीक है, उसको मैंने रिएक्ट कर दिया Ki सॉल्यूशन के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या होगा, आयोडीन लिबरेट होगा. ओके, गैस, इट्स नॉट अ गैस, इट्स गोइंग टू बी सोल्यूबल इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन लिबरेट, यहाँ पे Ki अपन ने यूज़ किया था, Ki के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये तो रिड्यूस हो गया लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो गया. ओके, तो दिस इज़ योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टाइट्रेट कर रहा है विथ पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड. अब जो आयोडीन लिबरेट हुआ है, ठीक है, अब जो आयोडीन लिबरेट किया उसको अपन टाइट्रेट करते हैं विथ हाइपो सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ. रिमेंबर ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था. सो I2 प्लस सोडियम थायोसल्फेट अपने को टाइट्रेशन मिलता है. यहाँ पे वी कैन डू द टाइट्रेशन. समझ में आया क्या, यहाँ पे वी आर डूइंग द टाइट्रेशन एंड डिटरमाइनिंग कि आयोडीन कितना हुआ था. दिस इज योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. या सोडियम थायोसल्फेट क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है. तो आयोडीन को इसके साथ टाइट्रेट करवा रहा हूँ एंड डिटरमाइनिंग हाउ मच आयोडीन वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द इक्वेशन. मैं पता कर सकता हूँ ना कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इजंट इट. इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं पता कर सकता हूँ. इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन. ऑलराइट, क्योंकि इसको अपन पहले के रिएक्ट करें, इसके साथ आयोडीन लिबरेट करवा रहे हैं और उस लिबरेटेड आयोडीन को टाइट्रेट करवा रहे हैं. ठीक है, दिस इज एक्चुअली टाइट्रेशन एंड दिस इज जस्ट अ रिएक्शन. ठीक है, मतलब एक फ्लास्क लूँगा, आयोडीन डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, उसमें कॉपर सॉल्यूशन डाल दिया, व्हाटएवर, कॉपर सल्फेट डाल दिया उसमें, और ऑब्वियसली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आयोडीन बनेगा उसके अंदर. ऑलराइट, फिर उसमें का कुछ वॉल्यूम मैं निकालूंगा बेसिकली, मे बी 10. इसमें से क्या कर दिया मैंने, जो भी ये था पूरा, ठीक है, जो भी रिएक्शन था उस रिएक्शन में से 10 ml निकाल लिया और वो 10 ml मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ. आई नो द वॉल्यूम ऑफ दिस वन. यस, मैंने लिया, इट्स अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. आई नो द नॉर्मेलिटी और जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो. ओके, सो मोलैरिटी लिख लेता हूँ मैं. मेरे को इसका वॉल्यूम मालूम है, मेरे को इसका वॉल्यूम मालूम है, मेरे को इसका मोलैरिटी मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन मालूम है. यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं मालूम, तो इसका मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ. बराबर है. एक बार इसका कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तो मैं पता कर लूँगा
कि 10 ml में कितने मोल्स थे या कितने इक्वलेंट्स थे। अगर इक्वलेंट यूज़ कर रहा हो तो इक्वलेंट, इसके जितने इक्वलेंट उसके इतने इक्वलेंट, हो गया। इक्वलेंट आ गए तो मेरा आंसर आ गया। मतलब इक्वलेंट से मेरे को सिर्फ मास में कन्वर्जन करना है अभी। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। अब यहाँ पे इशू है कि हाउ डू यू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। ओके, क्योंकि आयोडीन ऑब्वियसली है ना, इटसेल्फ डजंट गिव यू कलर्ड सोल्यूशन, इटसेल्फ डजंट गिव यू कलर्ड सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि इसमें स्टार्च ऐड करते हैं। ठीक है, स्टार्च ऑब्वियसली प्रैक्टिकल मेथड काफ़ी अलग है। स्टार्च एकदम स्टार्टिंग में ऐड नहीं करते, थोड़ा सा टाइट्रेशन अपने को खोने देना पड़ता है, उसके बाद स्टार्च अपन ऐड करते हैं। लेकिन स्टार्च ऐड करने से क्या होगा, आयोडीन प्लस स्टार्च रिएक्ट होगा एंड व्हाट डू यू गेट, क्या मिलता है अपने को। आयोडीन अगर स्टार्च में ऐड करता हो, आयोडीन स्टार्च, तो अपने को क्या मिलता है, ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना। अब जैसे जैसे टाइट्रेशन होगा तो ये ब्लू क्या हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा। ठीक है, ये येलोइश बनता है, इनफैक्ट इट्स नॉट, थोड़ा येलोइश कलर होता है इसका एट द एंड पॉइंट। सो ये ब्लू कलर डिस्चार्ज हो गया, डी कलराइज हो गया, मतलब अपना एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, सो इस तरह से अपन ये टाइट्रेशंस करते हैं। ओके, देयर इज़ लॉट मोर टू इट एक्चुअली, लेकिन यू नो प्रैक्टिकली हाउ यू डू द मेथड इज़ डिफरेंट दैन हाउ वी लर्न। ठीक है, तो ये जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आता है। ठीक है, बट आयोडीमेट्री इज़ अ डायरेक्ट टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री इज़ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, आयोडोमेट्री में क्या कर रहे हैं अपन, KI के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ओके, दिस इटसेल्फ इज़ अ, यू कैन से, ये जो है दिस इज़ अ डायरेक्ट टाइट्रेशन, डायरेक्ट, क्योंकि इसमें आयोडीन को अपन टाइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं इन आयोडोमेट्री में, मतलब टू फ्रैंकली से दैट दिस इज आयोडीमेट्री। यहाँ पे आई एम गोना यूज reducing agent, isn't it? If I use any reducing agent or iodine, so what I get is iodimetry. ठीक है, और अगर इस तरह से करता हूँ कि आई हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KI के साथ रिएक्ट करवा दिया, मतलब ये हो जाएगा आयोडोमेट्री। ओके, सो बेसिकली दीज वर द टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस। नेक्स्ट इसमें अपन इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। रिमेंबर, यू नीड टू नो व्हाट द टाइप ऑफ टाइट्रेशंस आर, और न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछते हैं इनके ऊपर। अगर तुम सॉल्व करते हो न्यूमेरिकल्स तो तुमको बहुत अच्छे से ये पार्ट समझ में आता है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम एनी बुक बेसिकली, you know, whichever book you have, and start doing the numericals based on this stoichiometric part. Okay, next class में अपन इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। okay? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और नहीं तो you guys can leave and I will see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.